वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन के बारे में। ठीक है, तो मैंने परम्यूटेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको भी पढ़ना नहीं है। एक सिंपल सी बात पहले समझते हैं। हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से खूब सारे क्वेश्चन किए थे। मैं बोलता हूं एक मेरे पास वर्ड है टी, इसके लेटर्स को अरेंज करके कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने बोला कि भाई इसके लेटर को अरेंज करके 3 प्लेसेस हैं। वर्ड्स कैन नॉट बी रिपीटेड, लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, एक चीज और ध्यान रख लीजिए कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया कि लेटर रिपीट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो आपने ये मानना है कि लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड। अगर लेटर रिपीट कराने हैं तो क्वेश्चन में अपने आप बोला जाएगा। ठीक है, तो वापस आते हैं। टी के वर्ड्स को और लेटर्स को अरेंज करके कितने वर्ड्स बना सकते हो, और लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड। तो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाया, बोला कि इसमें 3 आ सकते हैं, इसमें 2 और इसमें 1, तो मतलब 6 वर्ड्स बना सकते हैं। ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ने बताया। अब अगर मैं बोलूं वो 6 वर्ड्स हैं कौन कौन से, तो हम क्या कर सकते हैं। पहले तो वर्ड हो गया टी, फिर क्या हो गया टी ए ई, फिर क्या हो गया ई टी ए, फिर ई ए टी, और फिर ए टी ई, और फिर ए टी। वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है, तो देखो हुआ क्या बेसिकली, ये 6 डिफरेंट वर्ड बने, 1 2 3 4 5 6। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, यही 3 लेटर्स हैं आपके पास, टी ई ए। यहां पे क्या हुआ, टी ए ई हो गया, यहां पे ई टी ए हो गया। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कभी कोई लेटर इधर आ रहा है, कभी इधर आ रहा है, डिफरेंट तरह से अरेंज हो रहे हैं। वर्ड पे ध्यान देना है, अरेंज, डिफरेंट तरह से अरेंज हो रहे हैं ये लेटर्स। ठीक है, टी इधर की जगह इधर आ गया, ए इधर की जगह इधर आ गया, अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। तो इसी अरेंजमेंट को आप बोलते हो परम्यूटेशन। और हिंदी में बात कर लो, इसको आप बोलते हो क्रमचय। क्रमचय, क्रमित चयन। अगर आप हिंदी अच्छे से समझते हैं तो क्रमित चयन, सीरियल में उनको चूज करना, सीरियल में अरेंज करना। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 लेटर को अरेंज कर रहे हैं। लेटर्स थे हमारे पास, उनको हम अरेंज कर रहे हैं। इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन की डेफिनेशन पे आ जाओ। अब परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट, परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनिट ऑर्डर। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। इस बात से क्या मतलब है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। टीई ए इज नॉट सेम एज टी ए ई। ठीक है, जिस ऑर्डर में एक बार आ गए उस ऑर्डर में दोबारा नहीं आ रहे, ऑर्डर चेंज होता जा रहा है। पहले टी फर्स्ट प्लेस पे था, यहां भी टी फर्स्ट प्लेस में, लेकिन ई और ए के प्लेस चेंज हो गए, ऑर्डर इज चेंज। डिफरेंट की बात कर रहे हैं। परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। अरेंजमेंट की बात हो गई, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ये लाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। परम्यूटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। आगे जाके लोगों को कंफ्यूजन होता है कौन सा क्वेश्चन परम्यूटेशन का है, कौन सा कॉम्बिनेशन का, तो ये लाइन याद रखनी है। धीरे धीरे हम बात करेंगे, समझ में आएगा क्या परम्यूटेशन है क्या कॉम्बिनेशन है। अभी के लिए परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट, क्रमित चयन, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, टीई ए और टीई ए सेम वर्ड है, ठीक है ना। तो इन सब में देखो किस ऑर्डर में इनको अरेंज किया जा रहा है, वो बात इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको टीई ए में 6 बार अरेंज कर दूं तो वो 6 बार नहीं हुआ, 6 वर्ड नहीं हुए वो। क्यों, क्योंकि टीई ए इज सिमिलर ऑफ टीई ए, तो वो अलग अलग परम्यूटेशन नहीं है, वो सेम ही वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ये इसकी डेफिनेशन है। टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, इस पे बात करते हैं।
तीन के तीन लेटर से वर्ड बना दिया मैंने। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक वर्ड है टी, इसमें तीन लेटर हैं, मैं इसके लेटर को रीअरेंज करके दो लेटर के कितने वर्ड बना सकता हूं? तो उसमें भी आपके पास क्या आएगा? उसमें भी आपके पास 6 ही आएगा। इसको आप तीन तरह से भर पाओगे, इसको दो तरह से भर पाओगे, अल्टीमेटली क्या जाएगा? 6। लेकिन अब वो होंगे क्या क्या वो देखो। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं। क्या होंगे? पहले तो आपने टी ले लिया, टी के साथ ई ले लिया, फिर टी ले लिया, इसके साथ ए ले लिया, ई पहले आ गया, ऑर्डर अलग हो गया। ये टीई और ये ईटी सेम नहीं है। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। किस ऑर्डर में आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। टीई इज नॉट सिमिलर टू ईटी, ठीक है। फिर आपने क्या ले लिया? ई ए, फिर आपने ले लिया ए टी, फिर आपने ले लिया ए, ये भी 6 1, ठीक है। ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पे 3 और 2 थे तो 6 ही आया। अगर ये 4 लेटर का वर्ड होता तो यहाँ पे 12 आता और वहां पे कितना आता? 24। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इस केस में आता। और अगर मैं बोलता 4 में से 2 लो तो कितना आता? 4 इंटू 3 मीन्स 12 आता, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। दिस टीई इज नॉट सेम एज ईटी, दिस टीए इज नॉट सेम एज एटी, बिकॉज यहाँ पे ए बाद में आ रहा है, यहाँ पे ए पहले आ रहा है। ये परम्यूटेशन की बात हो गई। ये तो हमने केस बोला कि जब लेटर रिपीट नहीं हो सकते थे। अगर मैं बोलूं कि भाई लेटर को हम रिपीट भी कर सकते हो तो क्या करोगे? लेटर्स कैन बी रिपीटेड। उस केस में क्या होगा? अगर 3 लेटर का वर्ड बनाना है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 27। उस केस में क्या होगा? ये टी एक, इसमें एक वर्ड आपका टी 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 भी आ जाएगा, टी 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 भी आ जाएगा, ठीक है। 27 लिखना पॉसिबल नहीं है बट आप समझ लो। मैं थोड़े से लिख के दिखा देता हूं। लेटर्स कैन बी रिपीटेड का मतलब यहाँ भी टी आ सकता है, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी आ सकता है। यहाँ पे नहीं कर सकते आप ऐसा, ठीक है ना। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इसमें भी। फिर यहाँ पे टी ए भी आ सकता है, यहाँ पे ऐसा नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला था रिपीट नहीं कर सकते और, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ई टी टी भी आ सकता है, रिपीट कर सकते, ठीक है। ऐसे कर करके 27 बन जाएंगे। और अगर बोले कि 2 लेने हैं एक बार में तो कितने बनेंगे? 3 इंटू 3 9 बनेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है परम्यूटेशन के 2 केस हो सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हो रहे हैं और जब ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं। अब बात करते हैं जनरल केसेस की। परम्यूटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। पहले तो इसका केस समझ लो। परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मैंने बात की थी, ये एक वर्ड है टी, टीईए, इसके लेटर्स को अरेंज करके कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो यहां पे देखो ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, टी अलग है, ई अलग है, ए अलग है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट ना होने का मतलब क्या कि मैं बोलता कोई मेरे पास वर्ड है टीटीए, ठीक है, तो आप इसके लेटर को अरेंज करके कितने वर्ड्स बना सकते हो। मैंने बोला एक वर्ड है साहब मेरे पास बुक, इसके लेटर्स को रीअरेंज करके आप कितने वर्ड बना सकते हो। तो यहां पे सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है। बी इज डिफरेंट, ओ एंड ओ आर सेम, के इज डिफरेंट। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस वर्ड में सारे ऑब्जेक्ट जो हैं, सारे लेटर जो हैं वो डिस्टिंक्ट है। तो अभी हम जो केस ले रहे हैं व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, जब सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, यानी सम वर्ड लाइक टी या वर्ड लाइक मैथ्स, METHS 1 2 3 4 5 के 5 लेटर्स डिफरेंट हैं, ठीक है। 5 के 5 ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं। यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन उनमें से 2 सिमिलर हैं। तो इस वाले केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं जब सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हैं। इस केस को जनरलाइज किया हमने, बोला वी हैव n different objects, then possible permutations परम्यूटेशन का क्या मतलब बताया था? अरेंजमेंट। पॉसिबल अरेंजमेंट्स टेकिंग
आर ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और पॉसिबल परम्यूटेशन बताइए, अगर n में से r को एक टाइम में लिया जाए तो कितने पॉसिबल परम्यूटेशन हो सकते हैं, कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं। परम्यूटेशन का क्या मतलब है, जैसे हमने वर्ड लिया था t, हमने ये लिया था ना, वर्ड लिया था t। अब ये 3 लेटर का वर्ड था मेरे पास, यहां मैं जनरल केस में बोल रहा हूं कि n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट लेने हैं एक बार में, तो कितने परम्यूटेशन बनेंगे। यहां मैं इस केस को, पर्टिकुलर केस को बोलता हूं 3 में से 2 लेने हैं तो कितने बनेंगे। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे 3 ले सकते हो आप। ठीक है, जनरल केस में 3 का मतलब n, भाई टोटल ऑब्जेक्ट 3 थे, फर्स्ट प्लेस में 3 आ रहा था, अगर टोटल ऑब्जेक्ट n है तो फर्स्ट प्लेस में n आ जाएगा। ठीक है, सेकंड प्लेस में क्या आ सकता था, डिजिट रिपीट नहीं कर सकता, ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, तो सेकंड प्लेस में कितनी चॉइसेस अवेलेबल थी मेरे पास, 2। अच्छा एक और ध्यान दो, इस 2 को मैं ऐसे लिख दूं क्या, 3 - 2 + 1 लिख सकता हूं, 3 - 2 + 1, 3 - 2 1, 1 + 1 2, ये n है जनरल केस में, ये r है और ये +1 है ये, तो इसको मैं ऐसे बोलूं क्या जनरल केस के लिए, n - r + 1। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे जनरल केस से पर्टिकुलर केस से जनरल केस में जा रहे हैं। ठीक है, और बात करते हैं, सपोज मेरे पास होता है यहां पे 4 लेटर है मेरे पास, MATH, सारे डिस्टिंक्ट है, और मेरे पास, मैं ऑब्जेक्ट को रिपीट नहीं कर सकता हूं। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई इसमें 4 लेटर है, 3 वर्ड के कितने परम्यूटेशन बनेंगे, 3 लेटर के। ठीक है, तो इस प्लेस पे क्या आ सकता है, 4। यहां पे देखो n = 4 है और मैं बोल रहा हूं 3 लेटर के मैं कितने वर्ड बना सकता हूं, r = 3 है। तो पहले प्लेस पे तो क्या आया, n, दूसरे पे क्या आएगा, 3, यानी 4 - 1, तो यहां दूसरे प्लेस पे क्या आया, n - 1। यहां पर क्या आएगा, थर्ड प्लेस पे, यहां पर आएगा 2, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, 4 - 3 + 1, 2 हो जाएगा, 4 - 3 1, 1 + 2, 1 + 1 2, यानी यहां पे क्या आ गया, n - r + 1 जनरल केस में। ठीक है, तो अब जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो मैं बोलता हूं, अब एक बिल्कुल ही जनरल केस ले लेता हूं, n ऑब्जेक्ट्स और r परम्यूटेशन, तो मुझे कितने प्लेस भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 r प्लेसेस। भाई जब यहां 4 में से 3 ले रहा था तो 3 प्लेसेस भरने थे, जब यहां 3 में से 2 ले रहा था तो 2 प्लेसेस भरने हैं, जब n में से r ले रहा हूं तो r प्लेसेस भरने हैं। ठीक है, पहला प्लेस कितनी तरह से भर सकता हूं, n तरह से, दूसरा प्लेस कितनी तरह से भर सकता हूं, n - 1 तरह से। ठीक है, तीसरा प्लेस कितनी तरह से भरूंगा, n - 2, n - 3 तरह से, चौथा प्लेस n - 4 तरह से। यहां जनरल बात करो, यहां थर्ड प्लेस, यहां n की वैल्यू 3 थी तो n - r + 1 आया था, अभी ये r नहीं आ रहा, rth प्लेस पे आ रहा है, ये चीज जो है ना, ये n - r + 1 ये rth प्लेस पे आ रही है, जो प्लेस r नंबर का होगा, मेरे पास ये प्लेस है r नंबर का। ठीक है, इसको लिख लेता हूं rth प्लेस। अब आपको और क्लियर हो गया क्या हो रहा था, एक एक डिक्रीज होता जा रहा था और rth जो प्लेस है उस पे आ रहा था n - r + 1, यहां पे n - 5 आएगा और ये चलता चला जाएगा और rth प्लेस पे आपके पास क्या आएगा, n - r + 1। अब इसको और जनरल बना लेते हैं, देखो n - 1 n - 2 n - 3, सिमेट्री नहीं आ रही ना, यहाँ पे n - r + 1 हो गया, तो क्या ऐसे सिमेट्री बना लूं, n, ये n - 1 n - 2, ये n so on, इसको ऐसे लिख दूं n - r - 1, सिमेट्री आ गई ना, n - 1, n से सब कुछ माइनस होता जा रहा है, n - r - 1, अल्टीमेटली इसने n - r + 1 ही आ जाना है। ठीक है, तो सिमेट्री बन गई मेरे पास में, तो यानी कि अगर मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, देन पॉसिबल परम्यूटेशन टेकिंग r ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम इज इक्वल्स टू n × n - 1 × this much।
तो मैं इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखूं, मुझसे जब भी पूछा जाए ये बात, तो ये तो बड़ा कम्बरसम हो जाएगा क्वेश्चंस में। तो उन्होंने बोला कि भाई इस एक्सप्रेशन को ना आप ऐसे डिनोट कर दो, NPR का। कि NPR का क्या मतलब हो गया? NPR का मतलब हो गया कि भाई N ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट लेने के कितने परम्यूटेशन होंगे, कितने तरीके होंगे N ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट लेने के। P परम्यूटेशन को डिनोट कर रहा है, N टोटल ऑब्जेक्ट, और R इज इक्वल्स टू जितने ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। ये NPR हो गया, और इसकी एक्सप्रेशन दिया आपने N इंटू N माइनस 1 इंटू N माइनस 2 एंड सो ऑन N इंटू R माइनस 1 से। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। एक स्टेप ऊपर बढ़ चुके हैं हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, यहां तक की बात आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में एक खास बात क्या है? जो R है, हमने बोला टोटल ऑब्जेक्ट है ना, उनमें से R ऑब्जेक्ट लेने हैं, तो टोटल ऑब्जेक्ट कुछ हैं, तो यानी R जो है वो हमेशा 0 से तो बड़ा होगा। ये तो कह नहीं रहे कि N ऑब्जेक्ट में से 0 ऑब्जेक्ट लो, N ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट लो, यानी कुछ ऑब्जेक्ट लो, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, तो R जो है वो 0 से तो बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है R की? मैं आपसे बोल रहा हूं 3 में से 2 ऑब्जेक्ट लो, 3 में से 1 ऑब्जेक्ट लो, 3 में से 3 ऑब्जेक्ट लो, 3 में से 4 ऑब्जेक्ट ले सकते हो क्या? मैं बोलूं 3 में से 4 ऑब्जेक्ट लो, आप बोलोगे भाई कैसे ले सकते हैं 3 में से 4? मैक्सिमम 3 ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, 3 में से मैक्सिमम 3 ही ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, तो N में से मैक्सिमम N ही ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो R की वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा होगी और N से कम होगी या N के इक्वल होगी। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये भी याद रखिए। अच्छा, अब फिर से NPR पे आता है। उन्होंने कहा ठीक है, इस एक्सप्रेशन को तो आपने NPR लिख लिया, लेकिन जब भी NPR को एक्सपेंड करोगे ये सब पूरा लिखना पड़ेगा क्या मुझे? दिक्कत तो अभी भी वहीं की वहीं रही। आपने बोला कि NPR नोटेशन और उसकी वैल्यू ये, ठीक है, इसको लिखने का कोई तरीका बताओ ना। तो उन्होंने बोला कि भाई आप, एक चीज है ये, 2 तरह से लिख सकते हो। NCERT में इस तरह से लिखा गया, इस तरह से भी लिख सकते हो। इसको बोलते हो फैक्टोरियल N और N फैक्टोरियल। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई मैथमेटिशियंस ने बोला भाई बात तो सही है, ये इतना लंबा एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? तो आप एक नोटेशन लो, फैक्टोरियल नोटेशन, N फैक्टोरियल या फैक्टोरियल M, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। ये है क्या? ये है फैक्टोरियल N और N फैक्टोरियल। ये लिखने का तरीका है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी। हम ये तरीका फॉलो करेंगे जैसे कि NCERT की बुक में दिया गया है। उन्होंने बोला भाई इसकी वैल्यू है N इंटू N माइनस 1 इंटू N माइनस 2 इंटू N माइनस 3 एंड सो ऑन 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, N क्या है यहाँ पे? N बिलोंग्स टू N, यानी N इज अ नेचुरल नंबर। फैक्टोरियल जो है, इंपॉर्टेंट बात, फैक्टोरियल केवल नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है। आप ये नहीं बोल सकते माइनस फैक्टोरियल ऑफ -3, वो डिफाइंड नहीं है। नेगेटिव का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है। हाँ, फैक्टोरियल 0 और 0 फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज 1, यानी जहां भी फैक्टोरियल 0 आ गया उसकी वैल्यू 1 लिखोगे। इस नोटेशन से इसको एक्सप्रेशन को लिखने में हमें फायदा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो आगे देखेंगे, पहले बात करेंगे फैक्टोरियल की। नई चीज आई है हमारे पास फैक्टोरियल एंड उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने बोला फैक्टोरियल 2, इसका क्या मतलब हुआ? फैक्टोरियल n के लिए उसने बोला पहले n लिख लो, यानी 2 इंटू 2 माइनस 1 मीन्स 2 इंटू 1। ये फैक्टोरियल 2 है, इसमें 2 ही टर्म्स है, 1 से लेके 2 तक। इसकी वैल्यू क्या है? 2। ठीक है ना, बहुत ब्यूटीफुल नोटेशन है। देखो, अब आपने यहां लिख दिया फैक्टोरियल 3, तो क्या हुआ? 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2। कितनी टर्म आ गई? 1 2 3, यानी ये क्या हो गया? 3 इंटू 2 इंटू 1 6। ठीक है, तो जो भी आपको फैक्टोरियल के अंदर दिया उससे एक एक कम करते करते और मल्टीप्लाई करते जाओ। तो फैक्टोरियल 4 को हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करें, क्या लिख सकते हैं उसको? 4
इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 24। ऐसे में फैक्टोरियल 5 की बात करूं तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 120। ठीक। अच्छा, और खास बात देखो, और कुछ खास बात दिखाई दे रही है आपको। ये दिख रहा है यहाँ पे 2 इंटू 1 और ये दिख रहा है 3, तो फैक्टोरियल 3, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, बिल्कुल लिख सकता हूं ना। ये 2 फैक्टोरियल की तो वैल्यू है, 2 फैक्टोरियल लिख दिया। यहां पर देखो 4 फैक्टोरियल है, 4, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 4 इंटू फैक्टोरियल 3। भाई अल्टीमेटली जब आप फैक्टोरियल 3 को खोलोगे तो क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हो 5 इंटू फैक्टोरियल 2 लिख सकते हो ना। तो अब जनरलाइज करो, n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। सिंपल है। ऐसे ही n माइनस 1 के फैक्टोरियल को जब खोलोगे तो क्या आएगा n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अप टू 1। ठीक है, और क्या लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1, इसको खोल लिया अब n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक, और क्या लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, इसको खोल रहा हूं इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऐसे फैक्टोरियल में आप प्ले कर सकते हो। यहां पे एक बात ध्यान देने की है कि इसमें n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी n माइनस 1 फैक्टोरियल डिफाइन है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसमें क्या होना चाहिए n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर 2 से छोटा है n तो माइनस में आ जाएगा, माइनस का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है। ऐसी कंडीशंस कंपटीशन में बहुत काम आती है। ठीक है, और सिमिलरली यहां पे क्या होना चाहिए n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो आई होप फैक्टोरियल की नोटेशन आपको क्लियर हो गई। बहुत आसान सी चीज है। अब इस पे बेस्ड सॉल्व एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 5 देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इवेल्युएट फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अभी देखा था हमने 120। ठीक है, फिर आपसे क्या बोल रहा है फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 5 तक तो 120 हो गया। 120 इंटू 6 कितना हो गया 720, और 720 को आपने मल्टीप्लाई करना है 7 से। 0,450 देखो फैक्टोरियल 6 तक की वैल्यू तो इजीली याद हो जाएगी। फैक्टोरियल 6 इज 720, फैक्टोरियल 5 इज 120। ठीक है, उसके बाद फैक्टोरियल में यूजुअली कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती, पड़ जाए तो मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब बोल रहा है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। इसमें क्या नहीं करना है वो बता देता हूं। इसमें स्टूडेंट क्या करता है 5 फैक्टोरियल कॉमन लिया, ये 2 फैक्टोरियल माइनस 5 रॉन्ग, ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल इन दोनों में कॉमन तो आ रहा है। भाई देखो ये 5 फैक्टोरियल है, ये 5 फैक्टोरियल है। ठीक है, कॉमन लोगे तो यहां पे 1 फैक्टोरियल ही बचेगा, यानी 1 ही बचेगा। लेकिन इस केस में 2 फैक्टोरियल नहीं बचेगा। इस केस में बचेगा ये 7 इंटू 6 42। तो अगर आपने कॉमन ले लिया ना 5 फैक्टोरियल, बोला कि भाई ये 7 है या 5 है, 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लेता हूं, 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा गलत। क्योंकि यहां पर जो बच रहा है कॉमन लेने के बाद वो क्या बच रहा है 7 इंटू 6। तो हमें सीधे सीधे वैल्यू निकालनी है। यहां पे तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही रखी है वैल्यू 5040 माइनस 120। इसकी वैल्यू क्या हो गई 204920। एग्जाम्पल 6 और ऑपरेशंस फैक्टोरियल के देखो। फर्स्ट में बोल रहा है फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो इसमें 2 रास्ते हैं। बड़ा रास्ता तो यह है फैक्टोरियल 7 को कैलकुलेट करो, फैक्टोरियल 5 को कैलकुलेट करो, फिर दोनों को डिवाइड करो। नहीं तो एक रास्ता क्या है, आपने क्या पढ़ा था कि फैक्टोरियल 7 को आप लिख सकते हो और ये फैक्टोरियल 5 है,
करा था ना, n इंटू n माइनस वन एंड फैक्टोरियल n माइनस टू, तो ऐसे ही किया ना ये। तो अब ये फैक्टोरियल 5 और ये फैक्टोरियल 5 तो सेम है, इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, क्या बच गया 42। सिंपल सा ऑपरेशन। ठीक है, जो हमने पढ़ा था फैक्टोरियल के अंडरस्टैंडिंग में वही अप्लाई कर रहा है। इसी के ऊपर एक एक्सरसाइज दी गई है एनसीईआरटी बुक में कि फैक्टोरियल के ऑपरेशंस आपको क्लियर हो जाए, बिकॉज आगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में प्रोबेबिलिटी में ये बहुत आएंगे, इन्हीं से काम चलेगा आपका फैक्टोरियल से। ठीक है, सिमिलरली सेकंड देख लो, 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। देखो क्या कर सकते हो, इस 12 फैक्टोरियल में 10 फैक्टोरियल है, कैसे है दिख रहा है, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 10 फैक्टोरियल से तो 10 फैक्टोरियल चला गया, कैलकुलेशन इजी करनी है ना। ये 2 6 12 हो गया, नेचुरल नंबर के ऑपरेशन। फैक्टोरियल में हमने बोला था हमेशा नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर का ऑपरेशन हुआ 66। आंसर। एग्जांपल 7 क्या बोल रहा है, इवेल्युएट दिस वेयर n is equals to 5 and r is equals to 2. So putting values of n and r, putting values of n and r क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब देखो फैक्टोरियल के अंदर है 5 माइनस 2, ठीक है ना, तो फैक्टोरियल के अंदर आप सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, फैक्टोरियल के अंदर ही अंदर हो रहा है। 2 माइनस फैक्टोरियल 5 होता तब दिक्कत होती। ठीक है, ये क्या हो गया, फैक्टोरियल 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3, बाहर फैक्टोरियल है ये। अब क्या हो गया, अब देखो इस फैक्टोरियल 5 में फैक्टोरियल 3 होता है, हमें पता है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1 मीन्स 2, 2 2 जा 4, 10 आंसर आ गया। ठीक है, इन एग्जांपल से, इन एक्सरसाइज से हम फैक्टोरियल के ऑपरेशन सीख रहे हैं। एग्जांपल 8, इफ दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिंपल इक्वेट करना है। लॉजिक क्या लगाना है, देखो सबसे छोटा है फैक्टोरियल 8, इस 9 में भी फैक्टोरियल 8 है और इस 10 में भी फैक्टोरियल 8 है, बस यहीं से क्वेश्चन को पकड़ लो। 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 इंटू 8 फैक्टोरियल प्लस एक्स अपॉन इक्वल टू एक्स अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 फैक्टोरियल तो आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 प्लस 1 बाई 9 इज इक्वल्स टू एक्स बाय 90। ठीक है, ये क्या बचा, 9 प्लस 1 10 बाई 9 इज इक्वल्स टू एक्स बाय 90, ये हो गया 10, एक्स इज इक्वल्स टू 100। सॉल्व कब होगा, जब फैक्टोरियल नोटेशन का फंडा क्लियर होगा। एक्सरसाइज 7.2 की बात करते हैं, सिर्फ फैक्टोरियल के क्वेश्चन पे बेस्ड है ये एक्सरसाइज, फैक्टोरियल के फंडे क्लियर करने के लिए ही करनी है आपको। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू पूछ रहा है, मल्टीप्लीकेशन है सिंपली 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सॉल्व एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल 5 तक 120 आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 तक क्या आ जाएगा 720, तो ये क्या हो गया 8 इंटू 7 इंटू 720। ठीक है, यानी 8 इंटू 5040 यानी 040,320, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, फैक्टोरियल 4 और माइनस फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो ये मैंने बताया था, ऐसे नहीं कि फैक्टोरियल 3 कॉमन ले लिया, ऐसे नहीं करना है। इसको क्या करोगे, दिस इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या हो गई 24 माइनस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या हो गई 6, 18 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक और फंडा क्लियर करा रहा है, पूछ रहा है इस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, यानी 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल को जोड़ के 7 फैक्टोरियल आता है क्या। आंसर तो है इसका नो, क्यों है वो देख लो। 3 फैक्टोरियल मींस 6, 4 फैक्टोरियल मींस 24 मींस 30, ये आ गया 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू
7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 हमने सॉल्व किया है 5040, तो 30 इज नॉट इक्वल टू 5040। तो ध्यान क्या देना है कि कहीं पे भी एडिशन में दो फैक्टोरियल दिख जाएं तो उन्हें जोड़ के इक्वल टू में लिख नहीं देना है, ठीक है। फैक्टोरियल आपस में जुड़ते नहीं है, उसको सॉल्व ही करना है। इसको कंप्यूट करना है, सॉल्व एग्जांपल में भी गया भाई, फैक्टोरियल 8 में फैक्टोरियल 6 छुपा हुआ होता है। इसको लिखो 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 4 7 4 20। सिंपल फैक्टोरियल के फंडे क्लियर हो रहे हैं बस। क्वेश्चन नंबर 4 सेम ऐसा हम सॉल्व एग्जांपल में करके आए थे, ठीक है। ये लिखा हुआ है देखो, फैक्टोरियल 7 में फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 8 में भी फैक्टोरियल 6 है। ये क्या हो गया 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 into 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x अपॉन 7 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल। तो ये तो आपका सारा कैंसिल आउट हो गया। सिंपल सॉल्व करना रहेगा, 1 plus 1/7 इज इक्वल्स टू x by 56, 7 plus 1 8/7 इज इक्वल्स टू x by 56। इसको आप कैंसिल कर लो, 8 क्या हो गया x इज इक्वल्स टू 64। आंसर आ गया, ठीक है। ये वाला ये भी हमने किया था, ये दिया हुआ है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। दो केस में सॉल्व करना है, व्हेन n इज इक्वल्स टू 6 r इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 6 r इज इक्वल्स टू 2। n की वैल्यू रख दो 6 फैक्टोरियल, ये क्या हो गया 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब देखो 6 फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल होता है, 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया 30। सेकंड केस में क्या दिया हुआ है, सेकंड केस में दिया हुआ है n इज इक्वल्स टू 9 r इज इक्वल्स टू 5। वैल्यू रख दो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल मीन्स 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखो क्या कर सकते हो, 6 into 5 30 into 56 into 9, 56 into 270। अब सॉल्व कर लो इसको, 15 120 आंसर आएगा। मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी थोड़ी। तो सिंपल सी एक्सरसाइज है, फैक्टोरियल भेज दी, बहुत सारा इसमें कुछ करने के लिए है नहीं। इस एक्सरसाइज का मेन एम और इसको सॉल्व करते हुए आपका मेन एम यही होना चाहिए कि फैक्टोरियल के फंडे क्लियर हो जाए। दैट्स इट।